हेलो, गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द प्रोग्राम जोर का जोर और स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट्स के साथ, तमाम तबसरों तज्ज़ियों के साथ क्या हो रहा है स्पोर्ट्स की दुनिया में, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है। ओलंपिक्स में रिकॉर्ड्स बन भी रहे हैं, रिकॉर्ड्स टूट भी रहे हैं और नए रिकॉर्ड्स कायम भी हो रहे हैं। और कोशिश करते हैं वी ब्रिंग यू एस्टीम्ड गेस्ट टू यू टू शेड लाइट्स ऑन दोज मैटर्स एज वेल। इसी के साथ मैं हूं आपके साथ शीरीन जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल शीरीन, बहुत कुछ हो रहा है और जैसे आपने कहा कि जो रिकॉर्ड हैं वो बन रहे हैं और उसके साथ टूट भी रहे हैं। पाकिस्तान में तो ओलंपिक्स को देखकर ना ख्वाब ही टूट रहे हैं और बिखर रहे हैं, बल्कि बिखर रहे हैं। अफसोस है। बहरहाल ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं तो हर दिन कुछ एक नई चीज़ ज़रूर होती है और एक अगर कोई ख़बर सामने आती है तो उसके साथ जुड़ी ख़बरें भी सामने आती हैं। गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से पाकिस्तान में वक़ार यूनुस का मामला ज़ेर बहस है और आज इस हवाले से एक और भी मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान में वो ये है कि शायद उनके पास कप्तान की तकर्री का इख्तियार नहीं होगा। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी उन्हें इजाज़त देगी कि वो अपने फ़ैसले ख़ुद करें या फिर जो फ़ैसले करें उन पर अमल दरामद होता है या नहीं होता? क्या पाकिस्तान के क्रिकेट को इन तमाम चीज़ों का सामना है? इस पर भी हम आगे बढ़कर मज़ीद बातचीत करेंगे और इनके हेड कोच के हवाले या जो भी उनकी चीज़ें हैं इन पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आज पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर जनाब आमिर नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मीडिया डिपार्टमेंट है उसको मुख्तसर वक्त के लिए उसकी सरबराही संभालने वाले पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेट राइटर जनाब उमर फ़ारूक कॉल्सन साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमें प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन खालिद महमूद साहब भी अपनी राय देंगे टेलीफोन पर कि वो इन फैसलों को किस तरीके से देख रहे हैं। तो ये सूरत हाल है जी। और आगे बढ़ते हैं, इससे पहले कि अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला हम शुरू करें। जो क्या हो रहा है खेलों की दुनिया में, और खेलों की दुनिया में सबसे पहले यही हो रहा है कि वक़ार यूनुस ज़ेर बहस हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस नए फैसले पर जिसको मोहसिन नकवी साहब अब ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तमाम इंतज़ामी मामलात को संभाले। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंतज़ामी मामलात को संभालते हुए क्रिकेट के इंतज़ामात को वो एक तरफ कैसे कर सकते हैं। तो बहरहाल इस हवाले से जो एक पेशरफ्त सामने आ रही है वो ये है कि कप्तान बनाने का इख्तियार नहीं होगा वक़ार यूनुस के पास, और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच के तकर्रुर का जो कप्तान के तकर्रुर का इख्तियार है वो हेड कोच है और वक़ार यूनुस का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। कोच अपनी सिफारिशात ये चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को देंगे और चेयरमैन कप्तान का नाम उसका जो हतमी फ़ैसला है और वो चेयरमैन करेंगे। इस हवाले से सुनने में ये आ रहा है, जो अब तक मीडिया पाकिस्तान में रिपोर्ट कर रहा है जो सोर्सेज के एतबार से, कि पीसीबी कंसल्टेंट वक़ार यूनुस के पास पाकिस्तान की तमाम क्रिकेट चलाने का मैंडेट है, लेकिन कप्तान की तकर्री से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है, ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है वो इस लिहाज से कि जिसने पाकिस्तान की टीम को चलाना है, जिसने सारे पाकिस्तान की क्रिकेट को चलाना है, उसके पास उस बंदे को उसकी तकर्री का इख्तियार नहीं है जिसने बराह रास्त पाकिस्तान टीम को चलाना है। अब ये देखेंगे आगे बढ़कर कि ये जो मामला है ये ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन ये कोई इतनी अच्छा एहसास इस खबर को देखकर नहीं होता है कि आप कैसे क्रिकेट को चलाना चाहते हैं। अनक्लियर सिचुएशन है थोड़ी सी। बहरहाल जहाँ पर क्लियर सिचुएशन है वो जी ओलंपिक्स का मेडल टेबल है, क्योंकि वहाँ पर कल तक जापान लीड कर रहा था। आज चीन जो है वो गोल्ड मेडल्स के साथ 11 के साथ जीत आगे है। फ्रांस जो कि 8 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि जापान भी अब तीसरे नंबर पर लीड कर रहा है। तो 5वें रोज़ जो ट्रायथलॉन है उसमें विमेंस की इनफरादी इवेंट में फ्रांस ने गोल्ड मेडल जीता। और इसी इवेंट की अगर हम बात करें तो स्विट्ज़रलैंड ने चांदी और बरतानिया ने कांसे का तमगा जीता है। बरतानिया भी जीत का जो खाता है वो पहले ही खोल चुका है, विच इज़ रियली गुड। नेक्स्ट स्टोरी की अगर बात करें तो जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, जैसे कि हमने शुरू में ही कहा कि नए रिकॉर्ड्स भी बनते हैं, रिकॉर्ड्स पुराने टूटते भी हैं। तो जी पेरिस ओलंपिक में ये हुआ है कि तुर्क शूटर ने शूटिंग के आलात इस्तेमाल किए बगैर चांदी का तमगा जीता है। कितनी बड़ी बात है, एक नई चीज़ है यकीनी तौर पर, और ये एक डेफिनेटली इट्स समथिंग रियली न्यू। अब देखते हैं कि जी वापस कमिंग बैक टू द सिचुएशन अगेन कि हमारे यहाँ जो क्रिकेट के मामलात हैं वहाँ पर आलात तो हैं, स्ट्रैटेजी जो नई है, कोशिश की जा रही है कि उसके थ्रू कुछ बेहतरी आ सके। तो वो किस हद तक बेहतरी आ सकती है इमरान, इस पे देखना है। और आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान राशिद लतीफ़
इन दिनों अपनी क्रिकेट एकेडमी के हवाले से ख़ासे मुतहर्रिक हैं और उन्होंने गुज़िश्ता दिनों एक उनकी NED यूनिवर्सिटी के साथ उनका MOU साइन हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ उसमें रीहैब का प्रोसेस भी है, उसमें जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी हैं। तो NED यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर, जामिया NED के साथ मिलकर वो खिलाड़ियों की तरबियत करेंगे, उनकी जो फ़िज़िकल फ़िटनेस है उसके ऊपर काम करेंगे और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वो इस जो उनकी एकेडमी है उसका जाल बिछा रहे हैं। मतलब हरीपुर में भी जा रहे हैं, फिर मेरा ख़्याल इधर साउथ की तरफ भी, पंजाब के इलाकों में, फिर मेरा ख़्याल इस्लामाबाद में भी वो कुछ इस हवाले से काम कर रहे हैं। तो राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी बुनियादी तौर पर उनको एक जगह कराची में अब मिली है, जहाँ पर सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, एक पूरे का पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उनका प्लान है, जिसको वो तरतीब दे रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ क्रिकेट नहीं, दीगर खेलों के हवाले से भी जो मकामी लोग हैं उनके लिए भी एक सहूलत वहाँ पर निकल रही है। और बिलखुसूस चूँकि वो क्रिकेटर हैं, तो क्रिकेटर्स के लिए एक अच्छा मौका होगा कि वो राशिद लतीफ़ और उनकी टीम जो कि वहाँ पर आएगी, इस सारी इंतज़ाम को संभालेगी, उनकी ज़ेर निगरानी तरबियत हासिल करेंगे। और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान चूँकि जब कोई भी खिलाड़ी खेल के मैदान में जाता है तो वो इसी उम्मीद के साथ और इसी यकीन के साथ, इस ख्वाब के साथ जाता है कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। सो एक अच्छा मौका ज़रूर है शहर कराची और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जहाँ भी वो अकेडमी चलाएँगे, तो एक अच्छी फैसिलिटी ज़रूर मिल सकती है। नेक शगुन लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से। आमिर नज़ीर साहब, वक़ार यूनुस आपके साथ जब कभी, ये लंबा सांस क्यों लिया आपने? हाँ जी, मैं तो परेशान इस बात से हूँ कि वक़ार यूनुस आ गया तो क्या हो गया। इस तरह बातें हो रही हैं, एक्स्ट्रा क्रिकेटर भी कोई लगे हैं, कुछ मीडिया के लोग भी लगे हैं, कोई ऐसी बातें। वक़ार यूनुस ने इस मुल्क में परफॉर्म किया है, उसने दुनिया में फास्ट बॉलिंग को एक उजागर किया है कि ये होती है फास्ट बॉलिंग, ये होती है तोड़ने वाला यॉर्कर, टो क्रशर। पूरी इंग्लैंड, पूरी दुनिया के, यार हाफिज जी, मैं मिडॉन पे खड़ा होता था, यकीन माने। लेकिन पाकिस्तान में लोग उनको कहते हैं कि टैलेंट क्रशर। नहीं, देखिए हाफिज साहब, कोई भी बंदा इसमें ना खुश नहीं हो सकता। अगर मैं आपको 10,000 रुपए का खाना खिला दूंगा ना, तो आपने कहना क्या नमक तेज सी। आमिर साहब, लेकिन यहाँ जरूरत है इस नहीं, बात की देखें, जो मैं कहता हूँ ताली दोनों हाथ से चलती है, एक हाथ से नहीं चलती। वक़ार यूनुस एज ए कोच की बात कर रहे हैं, वो एज ए कोच उसने डिलीवर नहीं किया, यही बात हो रही है ना। जी। तो नहीं किया, कोई बात नहीं, खत्म हो गया ना। या वो 10 साल के तो नहीं चले गए आगे, बार बार तो नहीं आए। आप देखें, उनको एक नई लाइफ लाइन मिल रही है। एक ये मैं और आप नहीं लेके, ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड लेके आया। अब उन्होंने देखे, पहले वहाब रियाज साहब आए, आपने भी देख लिया, मैंने भी देख लिया, क्या रिजल्ट आया? 0/0। ठीक। अब देखें, बागडोर किसको मिली है, मुझे आप बताएं। एक क्रिकेटर को मिली है। सही। आप तैयार बैठे, अगर ये वहाब रियाज ने नहीं ना कुछ किया, अगर वक़ार भाई भी अगर नहीं कुछ करेगा, तो आप तो बैठे हैं। मसला ये है कि उनको अब टाइम दें। हमारी मुसीबत ही यही है इस मुल्क में, हम हर जो भी बैठा है इधर, नहीं ये क्यों आ गया, ये तो कोचिंग में कुछ नहीं किया, कोचिंग में बच्चों को तबाह कर दिया, तो बच्चों को चाहिए था ना सीख लेते। उसने तो नहीं कहा। कौन कहता है कोच मैं टीम मेरी हारे, मुझे आप बताएं, कौन कहता है? कोई भी नहीं कहता। मैं कहता हूँ देखें, उनको एक लाइफ लाइन मिली है, इसको थोड़ा टाइम दें, उनको जाने दें। एक क्रिकेटर आया, यहाँ तो होता ना कोई MNA आ जाता, मिनिस्टर आ जाता, फिर कहते यार ये MPA मिनिस्टर भी आए हुए हैं, ऐसा नहीं है। हाफिज साहब आए हैं, वो पीछे हैं, मगर अब लीड कौन कर रहा है? अब वक़ार यूनुस लीड कर रहा है। तो यानी कि आगे, अब आमिर साहब, आगे थोड़ी जो सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, अच्छे फैसले होंगे और गलत फैसले होंगे, वो किसके जिम्मे में आएंगे? तो आप पॉजिटिव रखें आप। ठीक। अगर हम आज देखें, जैसे हाफिज साहब ने बताया, हमारी क्रिकेट बहुत नीचे चली गई है। मैं आपको पहले ही बता रहा था, ये जो क्रिकेट का सत्यानाश हुआ है ना, ये वो जो 4 साल हमारी डोमेस्टिक रीजन क्रिकेट तबाह होकर बंद की, वो है सारा। ये अभी आपको जल्जले के झटके ऐसे महसूस होंगे, अभी आप 2-3 साल तक अपने पांव पे नहीं खड़े होंगे। ये आप देख लीजिएगा, आपका मिडिल ऑर्डर किधर है, आपका फास्ट बॉलिंग किधर है, आपके ओपनर्स ऑर्डर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यही वजह ऑर्डर ही नहीं है। उमर साहब आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आमिर नज़ीर साहब का ये मानना है, कुछ और भी क्रिकेटर्स जो वक़ार यूनुस साहब के साथ खेले हैं, उनका ये मानना है कि वो एक और उनकी जिम्मेदारी थी बैसियत कोच, अब वो किसी और जिम्मेदारी पर आ रहे हैं, तो उनको एक वक्त मिलना चाहिए। लेकिन आप समझते हैं कि वाक़तन ये एक दुरुस्त बात है, या फिर मीडिया को ये कह देना जी मीडिया आते साथ ही उनके ख़िलाफ़ हो गया है? तो ये याद कराना क्या मुनासिब नहीं है कि आप 2004, 5, 6 में भी थे, आप 8, 9, 10 में भी थे, आप 14, 15, 16 में भी थे, आप 19, 20 में भी थे?
देखिए आपने एक वर्ड आपने शुरू में बोला था टू क्रशर, फिर उसका आपने बोला कि टैलेंट क्रशर। ये थोड़ा सा आई थिंक आप थोड़ा जाती कर गए हैं। उसकी वजह ये है कि वकार यूनिवर्स ने अपने जितने भी टेन्योर है उन्होंने यंगस्टर्स को प्रमोट किया है। उनसे नाराज़ कौन होता था? जो लड़का ऑलमोस्ट रिटायर होने वाला, जैसे आप 2011 की बात करें, शुभ अख्तर रिटायरमेंट की तरफ जा रहा था, आप यंगस्टर की तरफ जाना चाह रहे थे, वकार का ये आइडिया था। जो पिछला टेन्योर था आपने देखा अभी जो लॉट खेल रही है, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, जितने लड़के भी इस टाइम आपकी है, ये किसने पुश किए हुए हैं? ये उन्हीं के टाइम में जो पिछला टेन्योर था उन्होंने पुश किए थे। आई थिंक वकार यूनिवर्स को अब थोड़ा अंडररेटेड नाम है बिकॉज वो यहाँ पे रहते नहीं है पाकिस्तान में, इसलिए लोग उनके बारे में जो दिल करता है बात कर देते हैं और वो रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। ये परसेप्शन है जो गलत बना हुआ है। आपने किसी को टाइम तो देना नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप अभी देखिए अभी कोई चीज़ हुई नहीं है और आप लोग जज करना शुरू कर दिया आप लोगों ने। एटलीस्ट किसी को टाइम तो देते हो आप। गौतम गंभीर इंडिया की मिसाल देते हो। गौतम गंभीर वो प्लेयर है जिसको पाकिस्तान के दुनिया भर में रिडिकुलेट किया जाता था, अब वो हेड कोच है, उसको वो रिस्पेक्ट दी जा रही है जो नॉर्मली आपको देनी चाहिए। तो आई थिंक हम थोड़ा प्रेजुडिस किस्म की सोच होती है, लोगों की परसेप्शन की बेस पे चल रहे होते हैं, जो कि समटाइम गलत परसेप्शन होते हैं। जो आपने जो टैलेंट क्रशर की बात की है, फैक्चुअली आप देखिए अगर आप बिट बाय बिट जाए, ईयर बाय ईयर जाए, ये तो उन्होंने प्रमोट किया टैलेंट को। उनकी कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ, जैसे आमिर साहब टो क्रशर जैसे मैंने उनको कहा जाता है, ये उनके बारे में मशहूर लफ्ज़ है। उसके साथ ही जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ वाक़यात हैं उससे ही फौरी तौर पर मेरे जहन में आ गया। मेरा कतन मतलब ये नहीं है कि उन्होंने को देखिए मुझे आइडिया है कि आप कहाँ जाना चाहें। आप उमर अकमल की बात करेंगे, आप अहमद शहजाद की बात करेंगे, लेकिन अब्दुल रज़ाक को जब टीम से जब वो बाहर गए हैं तो उनका एंड था। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक कल्चर है कि हमारे प्लेयर जो हैं वो बड़े इजीली नहीं छोड़ते क्रिकेट को। तो आपको एक साइकिल होती है यंगस्टर को सिस्टम में लाने के लिए। जब आप एक लड़के को लंबा खिलाते जाते, जब उसका टाइम खत्म हो गया है तो आपका यंगस्टर जिसका टाइम होता है टीम में आने का, उसको आप ज़ाया कर देते हैं। तो आई थिंक वकार का ये क्रेडिट, तो आप रिजल्ट पे, मुझे पता है रिजल्ट पे आप बहस कर सकते हैं कि रिजल्ट अच्छे हैं या बुरे हैं, उस पर आप बात, लेकिन जब आप टैलेंट की बात करते हैं तो आई थिंक वकार को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि पिछले 15 साल में जितनी दफ़ा भी वो आए हैं उन्होंने एटलीस्ट आपको 2-3 लड़के उन्होंने धक्का लगा के पुश करके आपको दे के गए हैं वो। और उसके बाद आप उसको रिजल्ट लेते रहे। आप शाहीन की बात करें, हारिस रऊफ की बात करें, ये वो लड़के हैं जो इस प्रेजेंट जनरेशन में उनके पुश किए हुए लड़के हैं। उससे पहले आपको याद होगा कि लड़के वहाब रियाज आमिर की आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले उन्होंने छोड़ा था। उन्होंने कोई बात नहीं, हम नए लड़के बनाएंगे। तो आप समटाइम कुछ लोग कोचेस को कंफ्यूज करते हैं कि यार वो जैसे डेव वॉटमर हमारे सिस्टम में आए थे, रिजल्ट बेशक कितने अच्छे नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने लड़कों को प्रमोट किया, डेवलप किया। तो वकार का भी टेन्योर, आप रिजल्ट पे आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि रिजल्ट अच्छे नहीं रहे उनके टाइम में, बट रिजल्ट किसके टाइम में अच्छे रहे? आप पिछले 10 साल में देख लें। यहाँ पर ये चीज भी तो जरूरी है कि जो अथॉरिटी उन्हें दी जाए, जैसे उस वक्त डेफिनेटली उन्होंने अंडर वन अथॉरिटी ये सारी चीजें की हैं, बिल्कुल की हैं, अच्छी बात है। लेकिन अब जो अथॉरिटी दी गई है कि जी कैप्टनसी बिलखुसूस जिस पर सारा का सारा दारोमदार होता है, तमाम ना भी हो तो कुछ हद तक और बहुत हद तक होता है। आप समझते हैं कि अगर ये इख्तियार उनके पास नहीं है तो आगे फिर कहाँ मजीद बिगाड़ पैदा हो सकता है या नहीं भी हो सकता? दैट कुड बी अनदर एंगल ऑफ द पिक्चर। देखिए चेयरमैन हमेशा रिकमेंडेशन लेता है, पावर हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन उनको पावर देता है। मैं और आप या वकार यूनिस या गिलेस्पी या क्रिश्चियन उनको नहीं दे रहे वो पावर कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है चेयरमैन को कि उसकी एवेंचुअली उसने नॉमिनेट करना है कि ये या हाफिज साहब कप्तान है या मैं कप्तान हूँ, आमिर साहब, उन्होंने करना है। रिकमेंडेशन ज़रूर होंगी, इसमें ऐसा हो नहीं सकता कि रिकमेंडेशन ना ली जाए। ये जो एक थोड़ा कन्फ्यूजन है ना कि हक नहीं है उनके पास, हक तो गिलेस्पी के पास भी नहीं है कप्तान लगाने का, रिकमेंडेशन देने का हक है। तो ये एक इतनी पिक्यूलर किस्म की बात है। जब हम डिस्कशन करते हैं तो डिस्कशन में हम बड़ी सतही बात करते हैं कि जी वकार के पास इसका हक नहीं है तो उनके पास क्या रोल है। देखिए रिकमेंडेशन होती है, आपके पास कोचेज जो है वो उनके पास वो पावर नहीं होती कि वो आके टीम अनाउंस करें, वो आके कप्तान अनाउंस करें, वाइस वो एवेंचुअली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि चेयरमैन के पास एवेंचुअल। लेकिन चेयरमैन इसको आगे बढ़ाते हैं। आमिर नदीर साहब, जैसे अभी जिक्र हो रहा है कि उनके नए लड़कों को शामिल करने का, लेकिन जो सबसे पहली आवाज़ अगर उठती है किसी भी क्रिकेटर को जब पाकिस्तान में लाया जाता है क्रिकेट बोर्ड में, तो सबसे पहले साथी क्रिकेटर्स की तरफ से उठती है। अब आप आकिब जावेद साहब का हवाला ले लें, आप और साबिक क्रिकेटर्स का हवाला ले लें, और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भी ये कमेंट्री बॉक्स से निकलते हैं तो पाकिस्तान की टीम के साथ होती हैं, पाकिस्तान की टीम को छोड़ते हैं तो वापस कमेंट्री बॉक्स में चले जाते हैं। तो क्या क्रिकेट खेलते हुए तो ऐसा नहीं होता ना, आप एक प्रोसेस के ज़रिए आते हैं, तो क्या कोचिंग का या किसी भी इंतजामी ओहदे का कोई प्रोसेस नहीं है? देखिए अब सब बात वही है, जब आप एक्स टेस्ट क्रिकेटर की बात करते हैं तो मेरी खुद ये समझ से बाहर है। मैं भी उनके साथ खेला हूँ, मैंने वक्त गुजारा है, मैं भी कह सकता था ये हो गया, मगर प्रोसेस तो है, मगर उसको फॉलो कौन कर रहा है, अब ये चीज़ को देखने वाली है। मैं फिर वही कहूँगा बार बार, आफा साहब,
अभी थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए। और जैसे उमर भाई ने कहा ना, न्यू जनरेशन को आगे लाने, देखें जो यहाँ पे एक मुसीबत ये है कि जो भी टेस्ट क्रिकेटर एंड पे जा रहा होता है ना, वो खुद बाहर नहीं निकलना चाहता। आप मुझे बताएं कौन इज्जत से आज तक बाहर गया? आप तो बहुत आठ टेस्ट जी मैं तो पटा पुराना हूँ, मुझे छोड़े। आपने आखिरी टेस्ट मैच में जो आपने खेला था उसमें 8 विकेट नहीं, वो उससे पहले था जी, लास्ट मैंने श्रीलंका था, उससे सेकंड में 8 आउट किए थे। 8 आउट, उसमें वसीम भाई वगैरह, आकिब वगैरह सारे थे। बड़ा ये हाफिज साहब, मैं तो अभी मेरी तो, आप समझते हैं कि उनको वक्त देने की जरूरत है? हाफिज साहब देखिए, हमारी डोमेस्टिक का आप हाल देख चुके हैं, आप हमारी इंटरनेशनल का हाल देख चुके हैं, हमारे यहाँ जूनियर लेवल पे आप देख लें, हमारे टूर्स नहीं हो रहे, हमारे ए के टूर्स नहीं हो रहे, हम बहुत नीचे हैं। देखें अगर वकार भाई अगर आके इन चीज मामलात को देखें, वो ऐसे नहीं आया होगा, उन्होंने पूरा एक टीम फीडबैक सारा कुछ उन्होंने लिया होगा, फिर वो देन वो आए हैं। मगर मैं फिर वही बार बार मुझे क्यों निकल रहा, मुझे नहीं समझ आ रही कि अभी थोड़ा सा टाइम दूंगा। अच्छा उमर एक इसमें बात है आपने, बाकी लोग क्यों नहीं देखे, डिपेंड करता है कि बाकी लोग क्या काम करना चाह भी रहे कि नहीं चाह रहे। क्या वसीम अकरम इस सिस्टम में आना चाहते हैं? वो नहीं आना, उन्होंने काफ़ी अर्सा पहले ही बोल दिया कि मैं इस सिस्टम में नहीं आऊँगा। आप राशिद लतीफ़ की बात करें, क्या वो आना चाहेंगे? वो भी नहीं आना चाहेंगे। इंतजाम से पूछे, आप कहते नहीं, मैं आया एहसान मानी साहब के दौर में, मैंने एक जिम्मेदारी ले ली कि मैं ये काम करूँगा, उसके बाद जब मैं अपनी बिल्कुल चीज़ें तय करके चला गया, तो मुझे बाद में वसीम खान साहब का फ़ोन आता है कि आप जो हमारा आपके साथ माली मुआहदा हुआ है उसमें थोड़ी सी कमी कर लें, ताकि उन्होंने कहा जी अब मैं तो डन करके आ गया हूँ। एहसान मानी साहब ने फिर उन्होंने बताया कि एहसान मानी साहब का फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी मैं आपके साथ तय कराया था, अब अगर ये पैसे दरमियान में कहाँ से आ गए, अब अगर पैसों की बात आ गई हो तो फिर मैं नहीं आता। यहाँ पे आप किसी को भी ले आएंगे ना, तो ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं यही डिस्कशन उनके बारे में भी हो रही है। यहाँ वकार की जगह आप ABC को भी ले आएंगे, आप XYZ को भी ले आएंगे, तो आप यही डिस्कशन, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक वतीरा बना हुआ है, एक हमारा नेशनल एक खेल है ये, कि हमने किसी को क्रिटिसिज्म करने के बगैर नहीं रहना। हमने हर बंदे को तोलना है, बोलना है, उसके बारे में हमें उसको करना है। लेकिन उमर जिम्मेदारी भी तो उतनी अहम है ना, इस वक्त जिस नहज पे क्रिकेट मौजूद है, इसमें मजीद तबाही की हम नहीं हाउ यू गोना जज वकार यूनुस कि वो इस पोजीशन पे आया है, उनके पास एडवाइजरी रोल है, उनके पास सब कुछ है, आप उनको जज कैसे करेंगे? एटलीस्ट कुछ थोड़ा टाइम देंगे तो जज करेंगे ना। अच्छा, ये बड़ी ज़रूरी बात बस आपने की है। आप समझते हैं कि वकार यूनुस के आने के बाद एक जो डेटा ड्रिवन अप्रोच की, जिसमें हमने बात की आपसे पहले शो पे भी, जब पाकिस्तान वर्सेस अमेरिका हमने देखा था, सुपर ओवर तक जो बात गई थी, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि US came with all the stats, चाहे वो परफॉर्मेंस में हो या चाहे वो सिलेक्शन में हो। आप समझते हैं ये अप्रोच वकार यूनुस की मौजूदगी से हो सकती है अब आगे? देखिए, वकार यूनुस का काम डेटा ड्रिवन वाला नहीं है, ये काम गैरी क्रिस्टन का है, ये काम कोचेस का है। वकार इज द वन जिसको आप अभी, आई थिंक PCB की तरफ से ना, ये एक थोड़ा सा मुझे थोड़ा प्रॉब्लम नजर आया कि उन्होंने अभी तक प्रॉपर्ली वकार के रोल को डिफाइन ही नहीं किया अभी तक। जो हर दिन के साथ हमें चीजें पता चल रही है, वो और डराने वाली है कि जी अब मतलब रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज है क्या? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मैंने इनडायरेक्ट भी और डायरेक्ट भी मैंने बात करके चेक करा था कि ये एग्जैक्टली रोल है क्या। देखिए, पहली बात ये कि एडवाइजर है वो, ठीक है, उनका रोल अभी आहिस्ता आहिस्ता, डायरेक्ट जो एक पार्टी है उससे तो आपकी बात नहीं हुई है? किससे? जो एक पार्टी है डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट पार्टी, इसमें हर्ज नहीं है। जब आपके पास अगर राइट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको राइट बंदे से बात करें, हमें लेफ्ट राइट से बात करेंगे तो हमें वही जो आप बात करें क्या से, अरे यहाँ होगी, कंफ्यूजन पैदा होगी। देखिए, एडवाइजरी रोल है और ये चीजें इवॉल्व, एडवाइजरी रोल है, अभी ये चीज इवॉल्व होगी, ठीक है। उनका काम एग्जैक्टली होगा कि वो ओवरसी करेंगे कि कोई चीज गलत या कोई चीज सही, जो डायरेक्टर्स के ऊपर। जी बिल्कुल, उनको जब सिलेक्शन होगी, हमारे यहाँ पे एक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जब आते हैं तो उनका क्रिकेट से कोई बैकग्राउंड नहीं होती, उनकी कोई नॉलेज नहीं होती, कोई उनके पास समझ नहीं होती किस बेस पे वो क्वेश्चन करेगा सिलेक्टर्स को। तो देयर इज वन पर्सन, जैसे इंग्लैंड में रॉब की है, ऑस्ट्रेलिया में एक बंदा था पैट हॉवर्ड के नाम से, उनका ये रोल हुआ करता था कि वो क्वेश्चन करता था वो सिस्टम को कि भाई ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिस्कशन नहीं होती, हमारे यहाँ पे चीजें इम्पोज की जाती हैं। तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव समवन कि वो चेयरमैन, क्योंकि चेयरमैन अगेन आप अगर बोलेंगे चेयरमैन के सामने, टीम चेयरमैन को शायद पूरे नाम भी ना पता हो, तो यू ऑलवेज नीड समवन जिनका स्टेचर हाई होगा। वकार यूनुस, वसीम अकरम, इंजमाम, इन लोगों की स्टेचर हाई है, इनकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं सिस्टम में। देखिए, पब्लिक में क्या लोग बोलते हैं, पब्लिक को नहीं पता बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, तो यू नीड समवन जिनकी लोग रिस्पेक्ट करें, जिनको रिगार्ड करें। और आप इसको देखिए कि जो फॉरनर हमारे साथ काम कर रहे हैं, गैरी क्रिस्टन हैं, गिलेस्पी हैं, ये कितनी अच्छी उनका आपस में उनका रिलेशनशिप है। ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वकार भाई, गिलेस्पी के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन जो है वो अच्छी है, उनको एक दूसरे की समझ भी है वो। आई थिंक ये कम्युनिकेशन है जो आपस में होगी, और ये कम्युनिकेशन के बाद जो आपका एंड रिजल्ट आएगा वो आएगा आपको। और वो जो आप कह रहे हैं ना कि वकार यूनुस जो डेटा ड्रिवन आपने बात की है, एग्जैक्टली ही इज द काइंड ऑफ पर्सन जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट को समझते हैं, कमेंटेटर हैं, डिफरेंट जगह पे जाके कमेंट्री करते हैं, लोगों को असेस कर रहे होते हैं। तो
और ही इज़ बेसिकली, जब आप किसी बंदे को जज करते हैं तो वो 3 दफ़ा 4 दफ़ा आई थिंक इस सिस्टम में आ चुके हैं, 2 दफ़ा हेड कोच आए और 2 दफ़ा बॉलिंग कोच आए। तो डेफिनेटली जब एक बंदा आता है तो ही विल बी अ बेटर पर्सन एज एवर, जब वो पहले यहाँ काम कर चुके हैं। हाँ, अभी हम उनको उस चीज़ पर जज नहीं कर सकते बिकॉज वो एज कोचिंग स्टाफ में नहीं आ रहे, वो एक नए रोल में आ रहे हैं और नए रोल की अभी हमें क्लैरिटी भी नहीं है और उनको भी नहीं पता अभी क्या करना है। तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होंगी और आपको आई थिंक ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको और रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी सिस्टम को, ताकि चीज़ें आगे चले, क्योंकि अगर हम क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो आई डोंट थिंक कि चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। अगर हम तनकीद करते रहेंगे तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। आमिर नज़ीर साहब, वाक़तन आपके ख़्याल में एक मसला ये है कि कौन सिलेक्ट कर रहा है, सिलेक्शन कमेटी भी, लेकिन सिलेक्शन कमेटी अगर 2 लोगों की होगी सिर्फ, तो ये एक अच्छी रीत है? नहीं आबिद साहब, ये मेरे ख्याल से रिव्यू करेंगे विकी भाई। अब देखें जब आगे बैठेंगे सारी चीज़ें उनके सामने आ गई हैं। मेरा अब चीफ होना चाहिए सिलेक्शन कमेटी का? हाँ, बस होना चाहिए। देखें, चीफ के बगैर कौन सा अदारा या कौन सा डिपार्टमेंट चल सकता है वो हमें बता दे। इस पाकिस्तान में मैंने आज तक नहीं देखा। देखें, मुसीबत वही आबिद साहब, जो भी आता है वो अपने कानून, अपनी टीम, हर चीज़ को उसको लेके आता है। मगर विकी भाई मुझे लगता है कि वो ये सीनियर में और जूनियर में काम करेंगे और वहाँ पे जो राइट पर्सन है ना वो उनको लेंगे। देखिए, आप एक बात बता दूं, ये यूसुफ या अब्दुल्ला शफीक जो है ना, ये सिलेक्टर नहीं थे, रजा सिलेक्टर नहीं था, वहाब रियाज सिलेक्टर नहीं था। नहीं, मेरी बात सुन लें, इनका कोई पास में कोई कितने साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा, एक वक्फा लेते हैं आपके, ये यहीं से जानते हैं, अगर वो सिलेक्टर नहीं थे तो वो क्या थे? सिलेक्टर नहीं थे असद शफीक, असद शफीक, अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज, तो मोहम्मद यूसुफ साहब, ये फिर क्या इनकी जिम्मेदारी थी? एक वक्फा लेते हैं यहाँ पर, वक्फे के बाद आएंगे और फिर यहीं से अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लीजिए, आपको एक मरतबा फिर हम कहते हैं खुशामदीद ज़ोर का जोड़ में, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन जनाब खालिद महमूद साहब। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। ये बताइएगा कि आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? अभी इसका बाज़ाब्ता ऐलान बाकी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, लेकिन गुज़िश्ता 1-2 रोज़ से मुसलसल पाकिस्तान में ये ख़बरें हैं कि वक़ार यूनुस साहब को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक अहम ज़िम्मेदारी दी जा रही है, और वो हो सकता है कि एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर्स हों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की। और चेयरमैन ये चाहते हैं कि वो इंतज़ामी उमूर तक महदूद रहें, क्रिकेट के जो मामलात हैं वो क्रिकेटर्स को ही देखने चाहिए। आप इस फ़ैसले को किस तरीके से देखते हैं, और आपके ख्याल में क्या वाकई इसी चीज़ की पाकिस्तान क्रिकेट को ज़रूरत थी इस वक्त? इमरान साहब, मैं तो ये जो मौजूदा क्रिकेट बोर्ड एक ऐसा गोरख धंधा है जो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। आप मौजूदा फैसले को पूछ रहे हैं, मैं किस किस फैसले पे तबसरा करूं। देखिए, जब ये क्रिकेट बोर्ड नया बना था, यानी नए चेयरमैन का तकर्रर हुआ था, तो बताया गया कि एक वहाब रियाज साहब नामी खिलाड़ी हैं जो मौजूदा चेयरमैन की जो बतौर अबूरी वज़ीर आला पंजाब जो काबीना थी उसके भी मेंबर थे। फिर पता लगा कि वही उनके मेन एडवाइज़र हैं और सारा इख्तियार उनके पास है। फिर एक तो एडवाइज़र हो जाना एक बात है, फिर एक सिलेक्शन कमेटी बनी, वो 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी थी। वो भी आज तक मुझे याद नहीं पड़ता कि 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी कोई बनी हो। और फिर तीसरा लतीफ़ा उसके साथ ये हुआ था कि उसका सरबराह कोई नहीं था। वो बाद में पता उगता खुला कि चूंकि वहाब रियाज को ही सारा इख्तियार दिया जाना था और उसमें कुछ सीनियर क्रिकेटर भी थे, तो इसलिए ये तय पाया कि कहा जाए कि इसका सरबराह कोई भी नहीं है। उसका जो इस सारी कारकर्दगी और मेहनत का जो नतीजा निकला वो आपने देख लिया था। वो जो T20 सारा टूर्नामेंट हुआ और पाकिस्तान की जो गत बनी वो भी सबके सामने है। उसके बाद फिर एक नया पैंतरा बदला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और कहा गया कि अब बिल्कुल सारा कुछ ठीक हो गया है। वो वहाब रियाज साहब की भी छुट्टी और अब्दुल रज़ाक की भी छुट्टी। ऐसे लगता था कि सिर्फ 2 ये लोग थे जिन्होंने हर चीज़ खराब की थी। और उसकी बजाय फिर वो इंपोर्ट किए गए स्पेशलिस्ट बाहर से। वो गैरी कर्स्टन आ गए, उनको एक किस्म की क्रिकेट का चार्ज दिया गया। फिर वो गिलेट्सी आ गए ऑस्ट्रेलियन, फिर उनको दूसरा चार्ज दिया गया और कहा गया कि जी बस अब सब ठीक हो गया है,
सर्जरी मुकम्मल हो गई है और आप देखें क्या क्रिकेट आगे चलेगी। अभी तो ये भी खालिद साहब, लोग मजीद मेरा ख्याल सर्जरी है वो अभी भी होनी सोच नहीं है? रहेंगे कि हम किस किस्म के क्रिकेट बोर्ड के साथ काम कर रहे हैं कि एक तरफ उनको बुलाया गया है, उसके ऊपर उन पे एक और सुपर इम्पोज किया गया है, एक और खिलाड़ी को ये कह के कि ये होंगे एडवाइजर, इनका सारा इख्तियार होगा, वो सारे फैसले करेंगे। भाई अगर जो आपने बाहर से अपने बुलाए हैं, और मेरा ख्याल है बड़ी बड़ी तगड़ी तनख्वाहों पे इनको बुलाया गया होगा, मुआवजों पे, अगर उनका इख्तियार कोई नहीं होगा, उन्होंने सिर्फ एक बतौर कोच के एक ड्यूटी देनी है, उनका टीम की सिलेक्शन में, खिलाड़ियों के इंतखाब में, मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स के बारे में जो फैसले होते हैं, अगर वो नहीं है उनके पास, तो फिर उनका इख्तियार क्या रह जाता है। फिर आप ये वकार यूनुस आ गए हैं। अब वकार यूनुस बहुत मायानाज खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के बड़े अजीम बॉलर्स में उनका शुमार होगा, कोई इसमें शक नहीं। उनकी क्रिकेट की खिदमत जो है वो बहुत नुमाया भी हैं, बहुत वैल्यूएबल भी रही हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब वो एक दूसरे रोल में है, और वो रोल है एक एडमिनिस्ट्रेटर का। जब वो एडवाइजर के तौर पे होंगे तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटर का रोल है, और खिलाड़ी और एडमिनिस्ट्रेटर के किरदार में, उसके रोल में बहुत फर्क होता है। इससे पहले वकार यूनुस खिलाड़ी से हटके मुख्तलिफ इस तरह के किरदारों में कुछ उनको देखा जा चुका है। अगर आपको याद होगा तो वकार यूनुस जो थे वो मेरे ख्याल है 2003 में जब वर्ल्ड कप था उसमें भी कप्तान थे। बिल्कुल। और उसमें पाकिस्तान की टीम जो थी वो इब्तदाई जो मरहला था उस वर्ल्ड कप का, उसमें से ही बाहर हो गई थी। उसके बाद वो बाद में शायद हेड कोच भी किसी वक्त पर रहे थे। उसकी भी मैंने सोचने की कोशिश की है, कुछ काबिल जिक्र जो है वो उस जमाने की मुझे बात याद नहीं आ रही। तो इन सारी बातों को देखते हुए अब क्या कहा जा सकता है, मेरा ख्याल है अल्लाह करे कि हमारा क्रिकेट बोर्ड भी स्टेबल हो जाए और हमारे चेयरमैन साहब भी किसी एक चीज पे तो टिक जाए कम से कम। कोई अगर किसी को फैसला करके लाए हैं तो उसको साल 2 साल, क्रिकेट में साल 2 साल तो कोई बात ही नहीं होती। ये तो नहीं होता कि आपने कोई जादू की छड़ी घुमानी है और उसकी जोर पे चीजें ठीक हो जानी शुरू हो जाती है। तो मैं तो इन हालात में मेरा तबसरा यही है कि बहुत अजीबोगरीब किस्म के ये फैसले हो रहे हैं, बहुत अजीबोगरीब किस्म के ये फैसले हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपनी कीमती राय हमारे वालों तक और पाकिस्तान में क्रिकेट के फैसले करने वालों तक पहुंचाई कि बहुत अजीबोगरीब फैसले हो रहे हैं। इमरान, जो जैसे कि उन्होंने भी वो बात की ना कि सर्जरी का बिलखुसूस हवाला दिया, तो आमिर साहब की जानिब भी इस हवाले से चलते हैं। एक तो ब्रेक से पहले आमिर साहब आप ये बात कर रहे थे कि सेलेक्टर्स कितने मौजू हैं अपनी जॉब सेलेक्टर हैं भी नहीं है के लिए, वो हैं भी या नहीं है, इफ आई यूज द वर्ड ऑफ क्रेडिबिलिटी में भी। वो मैंने इस एंगल में अच्छा, एक और सवाल जरा साथ लगा रहे हैं, मुझे सर्जरी की बात हो रही थी आमिर साहब, तो ये हमारी जरा उस नॉलेज के लिए बता दें, यही सर्जरी थी या मजीद हम किसी सर्जरी का वेट कर रहे हैं? पहले मैं सिलेक्टर की तरफ आऊंगा। देखें बात दरअसल मैंने इस एंगल में कहा है, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। लेकिन सिलेक्शन ये एक ऐसी जॉब है कि जहां से पूरी टीम का दारो मिदार जो फाउंडेशन है वहां से सिलेक्टर ही बना के आपको आगे एक टीम देते हैं। अगर देखें मैंने इस एंगल में कहा कि वहाब रियाज अभी रिसेंटली उसने रिटायरमेंट ली, रजाक साहब बेहतरीन ऑलराउंडर थे, यूसुफ साहब अंडर 19 के भी हेड कोच है, वो पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच भी हैं, वो हेड कोच भी रहे हैं, ठीक है, सिलेक्टर भी हैं, अब सिलेक्टर भी हैं। फिर अब्दुल्ला जो असद शफीक है, रिसेंटली अभी वो अपने डिपार्टमेंट से खेल भी रहा था और सिलेक्टर भी था। मैंने कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी आप साहब, जब आपने एक चीज अडॉप्ट करनी है ना, आपने ऊपर लेकर जाना, तो आपको एक्सपीरियंस भी जो पीछे लोग हैं अब उनको थोड़ा सा शामिल करें, अब इन लोगों को भी करें शामिल। मैं ये नहीं कहता, इन्होंने पूरी देखे क्रिकेट और चीज है सर, ये जॉब और चीज है। मैं कहता हूँ वकार भाई आएंगे तो एक मैं अब जूनियर सिलेक्शन में बात करूंगा, विकी भाई को मैं एक मैसेज है मेरा, अगर आपके प्रोग्राम से चला जाए सर, जूनियर सिलेक्शन का भी होना बहुत जरूरी है। अगर इस एक यहीं पे मैं आपने कहा कि जूनियर सिलेक्शन कमेटी का होना ज़रूरी है। उमर फारूक साहब, पाकिस्तान में क्रिकेट के फैसले करने में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ही काम कर रहे हैं। अगर हम अकेडमीज़ को देखते हैं, अगर हम क्रिकेट के ऑपरेशंस को देखते हैं, अगर हम क्रिकेट के एतबार से तमाम फैसलों को देखते हैं, कोचिंग को भी देखते हैं, वो क्रिकेटर्स ही हैं। एक ऐसे वक्त में जब वहाब रियाज सब कुछ कर रहे थे, जूनियर सिलेक्शन कमेटी को, इवन विमेन सिलेक्शन कमेटी को भी ख़त्म कर देगा, और आज एक मरतबा फिर वकार यूनुस आएंगे तो लोग उनसे ये भी देखेंगे। आपको लगता है कि क्रिकेटर्स खुद ऐसे फैसले करते हैं जिसकी वजह से तबाही की बुनियाद होती है?
देखिए वहाब का जो रोल था ना वो काफ़ी कंफ्यूजिंग रोल था। उसको बेसिकली बेहंगम तरीके से सब कुछ दे दिया गया था, ये भी करो ये भी करो। बात वही बात आती है जैसे वकार की रोल को अभी तक डिफाइन नहीं किया गया, प्रॉपर बताया नहीं गया कि एग्जैक्टली, तो वहाब का भी रोल इसी तरह था। लेकिन वहाब के रोल में एटलीस्ट आपने नाम दे दिया था कि वो सीनियर जनरल मैनेजर है टीम का, हाँ, वो सेक्शन कमेटी का हेड है और वो चेयरमैन को वक्तन फवक्तन बहुत चीज़ों पे एडवाइस भी करता है। चूँकि क्लोज रिलेशन जो भी खालिद साहब ने बताया कि वो चलते एक बैकग्राउंड चलती आ रही थी, गवर्नमेंट से चलती हुई आ रही थी और वो उनके साथ उनको ट्रस्ट करते थे वो। तो आई थिंक वो ट्रस्ट डेफिसिट कहीं ना कहीं जाके कम हुआ बिकॉज परफॉर्मेंसेज में हुआ। और जो आपने सर्जरी की बात की थी ना, सर्जरी आई थिंक एक बड़ा इमोशनल वर्ड था जो मोहसिन साहब ने बोला था अमेरिका में बैठे जब। लेकिन अब सुना है कि वो कहते हैं शायद नहीं कहा था और कहा कि बल्कि चलवाया भी था उन्होंने कि यही चलवाया भी था आई थिंक वो इमोशनल था। और वे जब चेयरमैन लेवल पे जब वो आपका ऑफिस में कुछ चौथा तीसरा महीना होता है, जब आप चीज़ें समझ रहे होते हैं और आपके ऊपर इतना बड़ा इवेंट आपके सर पे आता है और जब आप हारते हो, वो भी इंडिया से हारते हो और आप इंटीरियर मिनिस्टर भी हो और आप गवर्नमेंट का एक मेजर पार्ट भी हो, तो आपको एकदम से एक झटका लगता है कि यार ये हुआ क्या है। तो वो आई थिंक जो उन्होंने जो लफ्ज़ बोला उन्होंने सर्जरी वाला, वो इमोशनल था, वो हकीकत से दूर था। वो जो सर्जरी की बात है, देखिए हमारा सिस्टम पिछले 2 साल से जब से मेजर राजा गए हैं उसके बाद से नजम सेठी जका अशरफ में जो चलती रही है, कुश्ती चलती आना रही है, जाना लगा है, उसकी वजह से हमारा सिस्टम, हमारी टीम, हमारा सिस्टम पूरा का पूरा डिसमेंटल हुआ है। आई थिंक जो सर्जरी का वर्ड है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो पीछे बैक रूम स्टाफ की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, वहाँ पे कोई बंदा नजर नहीं आ रहा था। सब कुछ तितर बितर हुआ था। ज़कार साहब आ रहे थे, उन्होंने डिफरेंट चीज़ें कर दी उससे, बल्कि वहाब रियाज को लाने वाले मोहसिन नकवी साहब नहीं है, अगर आपको याद हो तो ज़का साहब ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया था, चीफ सिलेक्टर इन्होंने बनाया था। तो ये चीज़ पीछे चलती हुई जा रही है। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने तो उनके जो तमगे हैं उसमें इजाफा किया कि एक के बाद एक बैच लगता चला गया और उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई। सर्जरी ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन ये जो अभी आपने कोचिंग स्टाफ बना, एक शक्ल नजर आई, अब लोग अब बात करें, इन्हें टाइम दिया जाए। वकायुनस का रोल अभी प्रॉपर डिफाइन नहीं हुआ, लेकिन जो मुझे समझ आ रही है, जो लोगों से बात करके मुझे ये समझ आ रही है कि वो ओवरसी करेंगे क्रिकेट के मामलात को। वो फैसला करना जो है, वो फैसला ना गिलेस्पी करेगा ना वकायुनस करेगा, फैसला इवेंचुअली चेयरमैन कर, और जो रिकमेंडेशन के बेस पे होगा। जो आपको याद हो एहसान मानी का टाइम जो था, वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन वाइज बहुत अच्छा था और फैसला मानी साहब भी करते थे, लेकिन रिकमेंडेशन नीचे से ऊपर आ रही होती, नीचे से रिकमेंडेशंस ऊपर आती थी, सिफारिशात आती थी, और देखना यह है कि अब सिफारिशात कैसे आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमर फारूक साहब, आमिर नज़ीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने भी नाज़रीन हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद साहब का ये मानना, और जितने भी पाकिस्तान के क्रिकेट पर बात करने वाले हैं, लिखने वाले हैं, बोलने वाले हैं, और जितने भी इसको समझने वाले हैं, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त इस्तेहकाम की ज़रूरत है। आप किसी एक फ़ैसले पर टिक जाएँ और जिन लोगों को लाएँ उनको वक्त दें, इख्तियारात दें, काम करने का मौका दें। पहले लोगों को, बेहतर लोगों को मुंतखब करें। हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर लोगों का इंतखाब होगा और पाकिस्तान क्रिकेट आगे बढ़ेगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान और शीरीन जुल्फ़िकार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।